हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 8 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, भारत में होने वाली झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहाँ की घास व झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। सेकंड, ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। देखिए, बात कर लेते हैं झूम खेती की। झूम खेती को यहाँ पर एक घुमंतू खेती भी कहते हैं, यानी इसका एक नाम ये भी है घुमंतू खेती। इसको घुमंतू खेती भी कहते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, जंगलों में छोटे भूखंडों के जो पेड़ों के ऊपरी हिस्से होते हैं इनको काटकर और वहीं की जो घास वगैरह या झाड़ियाँ होती हैं इनको जलाकर साफ कर देते हैं। इसके अलावा जो राख होती है, राख को ये जमीन पर फैला देते हैं, क्योंकि राख में जो होता है पोटाश होता है, तो वो जमीन की उर्वर क्षमता यहाँ पर बढ़ाता है। तो ऐसे करके ये लोग करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि जब तक ये जमीन उपजाऊ रहती है तब तक इसको यूज करते हैं, और जैसे ही ये जमीन अनुर्वर हो जाती है, यानी इसकी उर्वरता कम हो जाती है, इसको परती छोड़ देते हैं। परती छोड़ने का मतलब क्या है, 3-4 साल तक इस जमीन पर खेती नहीं करेंगे और 3-4 साल बाद ये जमीन अपनी उर्वर क्षमता अपने आप प्राप्त कर लेती है। तो ऐसी जमीन को हम परती जमीन बोलते हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरी बात है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी खेती आपकी कहाँ कहाँ होती है। ये पूर्वोत्तर में, मध्य भारत में, और साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर अभी भी ये जारी है। जैसे गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी आपको देखने को मिलेगी। गुजरात में जो भील जनजाति है वो खास करके आपकी झूम कृषि पर निर्भर है, झूम कृषि पर ये निर्भर है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर है आपका सी, यानी एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, झूम खेती करने वाले घुमंतू लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, वे झूम खेती करने के लिए कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और हल से जमीन की सतह को जोतते थे। अगला है, वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। देखिए, बात की जाए झूम खेती की, तो झूम खेती में जो झूम खेती करने वाले लोग हैं वो जंगलों को साफ करने के लिए क्या करते थे, कुल्हाड़ों से पेड़ों को काट देते थे, और जो जमीन होती थी जमीन पर ये हल का प्रयोग नहीं करते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरंभ में ये लोग हल का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि अपनी कुदाल वगैरह होती थी तो उससे जमीन की जो ऊपरी सतह होती है उसको खुरच देते थे, यानी ऊपरी वाली सतह को केवल खुरच देते थे। उसको मतलब कह सकते हैं हल से जोतते नहीं थे, क्योंकि हल का ये प्रयोग नहीं करते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हल से जमीन की सतह को जोतते थे, तो ये पहला वाला कथन आपका असत्य हो जाएगा। सेकंड कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, ये खेतों को जोतने और बीज रोपने की जगह, यानी कि ये बीज नहीं रोपते थे, बल्कि ऊपर से ऐसे छिड़काव होता नहीं है बीजों का, या बिखेरना होता है, तो उस तरह से बिखेर देते थे केवल। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन आपका सही है केवल। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका केवल 1। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत में पाई जाने वाली खोंड जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी खोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो आपको बताना है। पहला है, मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। अगला है, वे खाना पकाने के लिए सरसों और तिली के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। अगला है, ब्रिटिश काल में स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, तो वे इन्हीं संग्राहक जनजातियों से ही कहते थे। देखिए, बात कर लेते हैं आपकी जो खोंड जनजाति है। तो खोंड जनजाति जो है आपकी मध्य प्रदेश के जंगलों में नहीं पाई जाती है, बल्कि उड़ीसा के जंगलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि ये लोग उड़ीसा के जंगलों में रहने वाली जनजाति है और ये टोली बनाकर रहते हैं, टोली बनाकर अपने शिकार के लिए निकलते हैं और जो भी शिकार ये करते हैं उसको फिर आपस में बांट लेते थे। तो पहला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये लोग जो थे ये जंगलों पर ही निर्भर थे, यानी जंगलों से जो भी उत्पाद इन्हें मिलते थे उन्हीं का ये उपयोग करते थे, उन्हीं से अपनी आजीविका चलाते थे। तो इस क्रम में ये लोग खाना पकाने के लिए साल और महुआ, यानी ये दो पेड़ हैं यहाँ पर, एक साल का पेड़ है और दूसरा महुआ का पेड़ है। देखिए, महुआ के पेड़ से जो है शराब भी बनाई जाती है।
तो यहाँ पर ये साल और महुआ, इनके बीजों का जो है तेल इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इलाज के लिए ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं जंगल की, इनको भी इकट्ठा करते थे। साथ ही साथ उन जड़ी बूटियों को ये जो स्थानीय बाजार है वहाँ पर भी ये बेच देते थे। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा कि ये खाना पकाने के लिए सरसों और तिली के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। नहीं, ये साल और महुआ के जो बीज होते हैं इनका तेल ये इस्तेमाल करते थे। अगली बात बताई गई है, देखिए यहाँ पर कई बार हमें ये ऐसा जिक्र देखने को मिलता है कि जो स्थानीय बाजार वाले हैं या फिर तमाम व्यापारी वगैरह हैं वो भी जनजातियों पर निर्भर रहे हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश काल में जो स्थानीय बुनकर हैं, खास करके चमड़ा कारीगर हैं, और कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए जो ये हैं कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत पड़ती थी, तो वो लोग इन्हीं से डिमांड करते थे, इन्हीं से ऑर्डर देते थे इन्हीं को, और ये लोग उनको उपलब्ध करवाते थे। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन आपका सही है। यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आपका तीसरा का जो है बी वाला कथन सही नहीं है, यानी केवल एक और दो कथन सही नहीं है। तो आंसर है आपका बी। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग औरों के लिए काम करने से कतराते थे और मजदूरी करना अपमानजनक मानते थे? भील, बंजारा, संथाल, बैगा। देखिए आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे, जैसे जैसे जंगलों के ऊपर सरकार का यानी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया है, वैसे वैसे इन लोगों को अपनी जो मूल भूमि है या मातृभूमि है उससे हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने इन पर तमाम पाबंदियां लगा दी हैं। वनों को जो है आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो वहाँ पर ये लोग स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते हैं, वहाँ के उत्पादों को ये लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस वजह से इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये समाज की मुख्य धारा में तो रहे नहीं है। तो बाद में फिर करें तो करें क्या, तो मजबूरी में क्या किया इन लोगों ने, इनमें से मोस्टली लोगों ने क्या है मजदूरी का काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जो कि अपना कह सकते हैं आत्मसम्मान जो है उसको गंवाना नहीं चाहती हैं। तो वो साफ साफ उन्होंने मना कर दिया कि भाई, जैसे यहाँ पर एक बैगा जनजाति है, आपकी यहाँ पर एक बैगा जनजाति है, तो बैगा खुद को जो है जंगल की संतान बताते हैं कि हम जंगल में ही पैदा हुए हैं, जंगल की संतान हैं हम। तो ये लोग दूसरों की जो है कह सकते हैं दूसरों के यहाँ नौकरी करना या दूसरों के यहाँ काम करना उसको अपमानजनक मानते हैं। इनका मानना ये है कि ये केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते हैं, इनका ये साफ साफ मानना था। तो यहाँ पर ये बैगा जनजाति है, तो चौथे का आंसर है आपका डी, यानी कि बैगा। पांचवा प्रश्न है अब आपका, जनजातीय लोग महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कारण, सूदखोर महाजन आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। देखिए ये बात सही है, क्योंकि आप लोग जानते थे जनजातीय जो उत्पाद होते थे उनको ये लोग जो व्यापारी थे स्थानीय बाजारों के, उन्हें वो सस्ते दामों में खरीद लेते थे, और इन्हें भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि क्योंकि अब ये लोग क्या है बाहरी लोगों के संपर्क में आ गए, तो इन्हें भी लगने लगा कि भाई वो चीज़ हमें भी मिलनी चाहिए। जब तक जंगलों में रहे तब तक इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब बाहरी समाज से जो इनका इंटरेक्शन हुआ है, जुड़े हैं, तो इन्हें भी लगने लगा है कि बाहरी समाज में जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो हम भी यूज करें। तो जब ये बाहरी समाज की जो चीज़ें हैं जैसे नमक हुआ, चीनी हुई, ये सब लेने के लिए जाते थे तो इन्हें एक भारी धनराशि जो चुकानी पड़ती थी, जबकि इनके उत्पादों की जो है बहुत सामान्य सी बोली या सामान्य सी खरीदारी की जाती थी, यानी इनके उत्पादों के लिए इनको अच्छा खासा मुनाफा नहीं दिया जाता था। तो ऐसे करके क्या हुआ, कई बार क्या है इन्हें सूदखोर या व्यापारी या महाजन इनसे कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ता था, और कर्ज इतना ज़्यादा होता था, उसकी जो ब्याज दर इतनी ज़्यादा होती थी कि कर्ज के कुचक्र से ये निकल ही नहीं पाते थे, तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा गरीब होते जाते थे। तो ये कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि जनजाति लोग महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों को जड़ मानने लगे थे। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण भी सही है, रीजन बताया गया है, क्योंकि ये आदिवासियों को कर्जा देते थे, यहाँ पर ब्याज दरें बहुत ज़्यादा थीं, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आदिवासी कर्ज और गरीबी में ढकेल दिए जाते थे। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर है 5वें का ए। यहाँ पर आपका छठवां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। पहला है गौंड और संथाल, यानी 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे बताना है कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती थी। तो गौंड और संथाल की बात कर लें, ये एक जगह ठहरकर खेती करने वाले लोग थे, यानी गौंड जो है आपकी खास करके ये मध्य भारत में पाई जाने वाली जनजाति है, संथाल जो है आपकी झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। तो इनकी विशेषता ये है कि ये एक जगह पर ठहर कर यानी रुक कर खेती करते थे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे समुदायों में मुंडाओं की तरह यहाँ पे ज़मीन पर पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, और ब्रिटिश अफसर भी एक जगह खेती करने वाले लोगों को ज़्यादा सभ्य मानते थे अन्य लोगों की तुलना में। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर खोंड और बैगा की। तो ये खोंड और बैगा जो जनजातियाँ हैं ये आपकी शिकारी और संग्राहक जनजातियाँ मानी गई हैं।
यानी खोंड आपकी जो है ये शिकारी और जो वर्तमान में दोनों ये उड़ीसा यानी वर्तमान उड़ीसा में पड़ती हैं। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड, डोगरिया और मध्य भारत में आपकी बैगा जनजाति आती हैं। तो ये शिकारी और संग्राहक जातियाँ मानी जाती हैं। तो ये शिकारी और संग्राहक जनजातियाँ मानी यानी वजह से इन्हें जो है ब्रिटिश लोग असभ्य मानते थे, यानी ये जंगली मानते थे वो लोग। तो यहाँ पर आपका बी का जो है आपका चौथा वाला है। अगला है यहाँ पर गद्दी और लवाड़िया। देखिए गद्दी जो है खास करके पंजाब के ये पहाड़ हैं, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर या गद्दी जिन्हें बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश के जो समुदाय हैं लवाड़िया, इनका काम क्या था? इनका काम गाय भैंस के झुंडों को चराना था। तो ये पशुपालक का काम करते थे। अगला है भील और नागा। देखिए भील जो है गुजरात में, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में, नागा जो है खास करके आपके नागालैंड में पाई जाती है। और ये घुमंतू कृषि के लिए यानी कि जूम खेती के लिए ये लोग फेमस हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा छठवें का बी, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है छठवें का बी। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में घुमंतू खेती के लिए बेवड़ शब्द का इस्तेमाल होता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागालैंड। देखिए घुमंतू कृषि या झूम खेती जो है, झूम कृषि है, उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर स्थानीय नामों से भी पुकारा जाता है। तो यहाँ पर बेवड़ नाम जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, यानी कि झूम खेती के लिए स्थानीय लोग बेवड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं और ये मध्य प्रदेश में करते हैं। तो सातवें का आंसर है यहाँ पर सी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, ब्रिटिश अफसरों को एक जगह ठहर कर रहने वाले निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे? तो ये बताना है आपको। गद्दी और भूटिया, कोया और बंजारा, नागा और रियांग, गौंड और संथाल। देखिए ये गौंड और संथाल समुदाय ऐसे समुदाय थे जिनको आपके जो ब्रिटिश अफसर हैं वो ज़्यादा सभ्य मानते थे। और जैसा कि अभी मैंने गौंड और संथाल के बारे में बताया था, गौंड जो है मध्य भारत की जनजाति है, संथाल आपकी जो है खास करके झारखंड राज्य में पाए जाने वाले लोग हैं। तो ये इनकी विशेषता यही थी कि ये लोग एक जगह ठहर कर खेती करते थे। इस वजह से क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश अफसर इनको ज़्यादा सभ्य मानते थे। अन्य लोगों की तुलना में, जो घुमंतू लोग थे उनकी तुलना में इन्हें ज़्यादा सभ्य मानते थे। तो यहाँ पर आठवें का आंसर है आपका डी वाला, गौंड और संथाल। नवा प्रश्न है आपका यहाँ पर, 19वीं सदी तक जनजाति समाज में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका जो है सही नहीं है? पहला है, 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। सेकंड, वे हलों का इस्तेमाल अभी भी नहीं करते थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। अगला है, कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। अगला है, इनमें से कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर देते थे। देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो जनजातीय समाज है, जनजातीय समाज में भी यहाँ पर परिवर्तन आया है। यानी कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि समय के साथ साथ यहाँ पर भी लोगों ने अपना जो समाज है उसमें खास करके परिवर्तन किया है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे, हमें ये देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है, यानी इसके अलावा आप देखेंगे कि ये हलों का इस्तेमाल अभी भी नहीं करते थे। देखिए ये कथन गलत है। 19वीं सदी तक आते आते ये लोग हलों का इस्तेमाल भी करने लगे, यानी कि टिककर रहने लगे हैं तो प्रॉपर रूप से ये हल का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भी इनको इनकी ज़मीन पर अधिकार दे दिए हैं। ब्रिटिश सरकार ने अधिकार इस वजह से दिया है क्योंकि जब प्रॉपर रूप से अधिकार मिल जाएंगे इन्हें तो ये लोग प्रॉपर रूप से कर भी चुकाएंगे, टैक्स भी चुकाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को फायदा होगा। तो इन्हें इसलिए प्रॉपर अधिकार भी मिल गए हैं। तो यहाँ बी वाला कथन असत्य है। यहाँ लिखा हुआ है हल का इस्तेमाल नहीं करते थे, नहीं, हल का इस्तेमाल ये करने लगे थे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है इनके बारे में कि इनके जो परिवार वगैरह होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो ये लोग हैं यहाँ पर, यानी कि कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। तो यहाँ पर सी वाला कथन सही है। तो यहाँ पर इनको जो है वंशज माना जाता था, तो यहाँ पर आपका सी कथन यहाँ पर सही है। इनमें से हम ये देखते हैं कि कुछ लोग काफ़ी ताकतवर बन जाते थे, यानी कि ये लोग काफ़ी ताकतवर बन जाते थे और काफ़ी ताकतवर बनने की वजह से क्या करते थे, ये खुद खेती ना कर कर अपने आसपास के जो लोग हैं, काश्तकार जिन्हें बोलते हैं, यानी जो बटाईदार बोलते हैं या काश्तकार बोलते हैं, तो उनको अपनी ज़मीन दे देते थे और बटाई पर ये खेती करवाते थे। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल आपका 9वें का बी वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका 9 का बी। 10वां प्रश्न है आपका, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है, आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक और उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गईं। अगला है,
आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था। अगला है, अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। तो देखते हैं, देखिए औपनिवेशिक शासन का आदिवासी जो समुदाय है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो इसी क्रम में जो आदिवासियों के मुखिया थे उनकी भी सामाजिक परिस्थिति जो थी वो चेंज हो गई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि आदिवासी मुखियाओं का जो जमीन पर मालिकाना हक है ये बना रहा है। देखिए मालिकाना हक इनका खत्म नहीं हुआ है, मालिकाना हक बना रहा है। बस उनकी जो शासकीय शक्तियाँ थी, यानी कि डिसीजन लेने की जो पावर थी कि हमें क्या करना है, किसको कितनी ज़मीन आवंटित करनी है, कैसे नियम बनाने ज़मीन के संदर्भ में, ये शासकीय शक्तियाँ जो है ये छिन गई हैं, क्योंकि ये आदेश अब इन्हें ब्रिटिश सरकार का मानना है। तो यहाँ पहला वाला कथन आधा सही है आधा गलत है। यहाँ पे लिखा गया है कि मालिकाना हक छिन गया है, नहीं, मालिकाना हक नहीं छिना है, बल्कि मालिकाना हक बना रहा है, यानी मिला रहा है, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई हैं। तो इन्हें अब जो है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए नियमों को मानने के लिए फिर बाध्य कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इन्हें अब आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम करना पड़ता था और उन्हें नजराने भी देने पड़ते थे, इन्हें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बी वाला कथन आपका सही है। इसके अलावा देखिए, जब अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेजों से पहले क्या था, अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर जो आदिवासी मुखिया हैं इनकी खुद की पुलिस होती थी, यानी इनका खुद एक प्रशासन बना हुआ था। ये जमीनों के प्रबंधन या इसका प्रबंधन है, इसके लिए स्थानीय नियम ये खुद बनाते थे। यहाँ सी वाला कथन भी यहाँ पर सही है। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। यहाँ 10 में का केवल पहला वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका केवल 1। 11वां प्रश्न है आपका, ब्रिटिश शासकों और झूम काश्तकारों के मध्य हुए विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब रही। अगला है, व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल से कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। देखिए, अंग्रेजों का केवल एक उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों का केवल यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको नागरिक के रूप में बसाया जाए, प्रॉपर तरीके से उनको जो एक जगह सिविलाइज किया जाए। उससे अंग्रेजों को भी फायदा हो रहा था। अंग्रेजों को फायदा ये हो रहा था कि भाई इन पर नियंत्रण करना भी आसान था, क्योंकि जब एक जगह रहेंगे तो इनको नियंत्रित करना भी आसान है। दूसरी बात, अंग्रेजों को जो चाहिए था वो चाहिए था टैक्स, यानी कि राजस्व चाहिए था, राजस्व की भी प्राप्ति होती रहेगी। तो अंग्रेज लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि जो घुमंतू जातियाँ हैं, घुमंतू जनजातियाँ हैं या जो घुमक्कड़ टाइप की जनजाति वाले लोग हैं, इनको प्रॉपर रूप से बसाया जाए, इनको प्रॉपर रूप से ज़मीन आवंटित की जाए, जिससे कि सरकार को भी फायदा हो, सरकार को प्रॉपर रूप से कर मिले। तो अंग्रेजों ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन वो कोशिशें इतनी कामयाब नहीं रहीं। यहाँ भी लिखा है बहुत कामयाब नहीं, बहुत कामयाब नहीं रहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये नहीं है, आप ये मान के चलें इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। और कई बार क्या है, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा प्रबल विरोध झेलना पड़ा है, तो विरोध की वजह से अंग्रेजों को आखिरकार झुकना पड़ा है, उनकी बात माननी पड़ी है और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की इन्हें छूट भी देनी पड़ी है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन आपका सही है। पूछा गया है कौन सा सत्य है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। 12वां प्रश्न है आपका, कथन दिया है, कारण दिया है। पहला है, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कारण, इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है, औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ है, तो इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, कानून बनाए हैं, तो इन्होंने जंगलों से संबंधित कानून भी बनाए हैं। तो ऐसे करके अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। यानी कथन यहाँ बिल्कुल सही है। कारण यहाँ दिया गया है कि इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने या फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। देखिए, कारण यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कुछ वनों में भी ऐसे क्षेत्र थे जो आरक्षित वन वाले क्षेत्र थे। तो आरक्षित वन वाले क्षेत्रों में किसी को एंटर होने की इजाज़त नहीं थी, ना ही वहाँ के उत्पादों को बटोरने की, ना ही वहाँ पर शिकार करने की इजाज़त थी। तो ये आपके आरक्षित वन वाले क्षेत्र हैं, सभी वन क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए सही है, लेकिन आर गलत है। ये जो कारण बताया गया है, आरक्षित वन क्षेत्र वाला यानी रिजर्व फॉरेस्ट वाला कारण बताया गया है और ये सभी पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ए सही है, लेकिन आर गलत है। देखिए, 13वां प्रश्न है अब आपका। यहाँ पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियाँ, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए।
ऐसे विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विद्रोह पहले हुआ है और कौन सा विद्रोह बाद में हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। संथाल, कोल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वर्ली विद्रोह। देखिए 1 बाई 1 करके मैं यहाँ पर आपका जो है लिखता जा रहा हूँ कौन सा विद्रोह कब हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह की। तो ये संथाल विद्रोह आपका जो है 1855 में हुआ है, ठीक है। और ये आपका कोल विद्रोह है, ये 1831-32 में हुआ है। इसके अलावा जो बस्तर वाला विद्रोह है, यानी खास करके आप जो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह है, ये 1910 में हुआ है। इसके अलावा जो वर्ली यानी महाराष्ट्र में वर्ली पड़ता है, ये विद्रोह 1940 में हुआ है। तो आप अब इनका सही क्रम अरेंज कर लीजिए। यानी सबसे पहले कोल विद्रोह आएगा, उसके बाद संथाल विद्रोह आएगा, फिर बस्तर विद्रोह आएगा, फिर वर्ली विद्रोह आएगा। इस प्रकार से ही 1906 में यहाँ पर आप देखेंगे 1906 में 1906 में सौंगम संग्रमा करके एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा असम में विद्रोह किया गया है। यानी एक व्यक्ति हैं सौंगम संगमा करके, इन्होंने असम राज्य में विद्रोह किया है। इसके अलावा आप ये और देखेंगे सौंगम संगमा के अलावा 1930 के दशक में कुछ मध्य प्रांत में भी वन सत्याग्रह वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे विद्रोह लगातार आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने 13 में का बी वाला कथन आपका सही है, आंसर है आपका बी। 14वां प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है, नहीं है। यानी कि बिरसा मुंडा के बारे में पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला है, बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों द्वारा का विरोध किया। अगला है, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से कोई परेशानी नहीं थी। अगला है, काला झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिरसा की। देखिए बिरसा का जन्म जो है 1870 के दशक में इसके मध्य में हुआ है, 70 के दशक के मध्य में हुआ है। इसके पिता एक गरीब किसान थे। इसकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा एक जगह है, बोहोंडा करके, उसके आसपास के जंगलों में इसकी परवरिश हुई है। तो इसने जो है अपने पूर्वजों से ये कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारा समाज बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्वर्णिम समाज था हमारे समाज में। यानी इसके अपने बुजुर्गों से कहानी ये सुनी थी कि हमारे जो अतीत में समाज हुआ करता था वो वास्तव में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्वर्णिम समाज था। उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, उसके खुद के अपने बनाए हुए नियम कानून थे, कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं था और बड़े लोग खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन जब से अंग्रेज आए हैं तब से हमारी जो भी क्रियाकलाप है वो उनमें रुकावट पैदा हो गई है। तो इसने ये कहानियां सुन रखी थी, तो इस आधार पर इसने जो है कहीं ना कहीं ये विद्रोह छेड़ दिया है। तो खास करके बिरसा ने जो है अपने समर्थकों को, यानी कि इन्होंने ये कहा है, बिरसा ने ये कहा है कि भाई ये जो दीकू है, दीकू का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति, कि हमको जो बाहरी व्यक्ति हैं इनके उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन करना है। तो ये पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। हाँ, इसने समाज सुधार का भी प्रयास किया है। इसने खास करके बोला है कि गांव वाले शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और जो डायन या जादू टोने वाला जो प्रथा होती है उस पर विश्वास बिल्कुल ना करें। जो बिरसा है, बिरसा वैसे शुरुआत में बिरसा जो है ईसाई मिशनरी स्कूल में गया है, ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आया है, लेकिन बाद में इसने जो है ईसाई मिशनरी हैं या हिंदू जमींदार, इन दोनों का ही प्रबल विरोध किया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका सही है। अगला है यहाँ पर कि अंग्रेजों को इनके राजनीतिक उद्देश्यों से कोई परेशानी नहीं थी। इनके देखिए अंग्रेजों को इनके राजनीतिक उद्देश्यों से सबसे ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो बिरसा का आंदोलन जो था महज मिशनरियों, महाजनों या हिंदू भूस्वामियों के खिलाफ नहीं था। ये खास करके यहाँ पर बिरसा जो था वो मुंडा राज स्थापित करना चाहता था, यानी अपना खुद का एक राज ये स्थापित करना चाहता था एक राजा के रूप में। तो इस वजह से अंग्रेजों को यहाँ पर दिक्कत थी। तो तीसरा वाला कथन यहाँ असत्य हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कोई परेशानी नहीं थी। अगला है, काला झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। देखिए चौथा वाला कथन असत्य है, काला झंडा नहीं बल्कि यहाँ पर सफ़ेद झंडा, व्हाइट फ्लैग जो था ये बिरसा का राज प्रतीक था। तो यहाँ पर आपका तीसरा और चौथा कथन गलत है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी, केवल 3 और 4। 15वां प्रश्न है अब आपका, अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा पर की गई सख्त कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, अंग्रेजों ने 1890 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। सेकंड, 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। अगला है, सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। देखिए बात करते हैं जो बिरसा की जो एक्टिविटियाँ थी, खास करके आप देखेंगे
तो इसमें आप देखेंगे कि ये इसकी एक्टिविटी के चलते अंग्रेज़ों ने 1890 में नहीं बल्कि 1895 में इसको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने का रीज़न अंग्रेज़ों ने दिया है कि दंगे फसाद का आरोप है, तो ऐसे करके इसको 2 साल कैद करके रखा गया है। पहला वाला कथन ये असत्य हो जाएगा। 97 में ये जेल से बाहर आया है, 1897 में। उसके बाद बिरसा ने अपनी जो एक्टिविटी है फिर से स्टार्ट कर दी हैं। खास करके आप देखेंगे कि जो मुंडा जनजाति समूह जो है वो छोटा नागपुर में रहता है, और बिरसा समर्थकों में केवल आपके मुंडा जनजाति के लोग नहीं थे, बल्कि यहाँ पर आपको संथाल और उरांव जाति जो जनजातियाँ हैं, इन जनजातियों के लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। इस संथाल और उरांव जनजातियों के लोगों का भी सपोर्ट इसे मिल रहा था। आप समझ सकते हैं केवल मुंडा जनजाति के लोग ही नहीं थे, यहाँ पर संथाल भी इसे सपोर्ट कर रहे थे और उरांव लोग भी इसे सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। बिरसा ने खास करके अपनी जो प्राचीन या परंपरागत प्रतीक हैं उन पर बल दिया है, अपनी भाषा पर बल दिया है, यानी कि अपनी जो इन्होंने अतीत को गिनाया है, अतीत के गरिमा भाई इतिहास को बताया है कि हमारे अतीत में जब अंग्रेज नहीं थे तो हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तमाम लोगों का ये विश्वास था कि बिरसा एक चमत्कारी व्यक्ति है, भगवान है हमारे लिए, उसे चमत्कारी व्यक्ति समझते थे, तो इस वजह से भी लोगों ने उसे फॉलो किया है। सन 1900 में बिरसा की जो है हैजे से मृत्यु हो जाती है, और उसी के साथ ये आपका जो मुंडा आंदोलन है, ये आपका मुंडा आंदोलन ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपका केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। 16वां प्रश्न है आपका, अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकार पर मुंडा आंदोलन के पड़े प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। अगला पहला है, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। सेकंड, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, चाहे बेशक बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है, मुंडा की मृत्यु के बाद आंदोलन ठंडा पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 परिणाम निकल कर आते हैं। पहला परिणाम ये निकल कर आता है कि इसने जो है औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे कि दीकू का मतलब है बाहरी लोग, जरूरी नहीं है अंग्रेजी हो, सूदखोर महाजन जो बाहर के व्यापारी हैं ये सब दीकू ही में ही आते हैं। तो दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें, ये अंग्रेजों ने ही ऐसे कानून बनाए, क्योंकि महाजन वगैरह जो थे, जो आपके सूदखोर वगैरह लोग थे, इन्होंने तमाम जो यहाँ पर देखेंगे आदिवासी लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था। उन्हें कर्ज दे देकर उनको गरीब बनाकर उनकी ज़मीनों पर ये कब्जा कर लेते थे। तो फिर इनकी ज़मीनों को बचाने के लिए यहाँ पर सरकार ने ये कानून बनाया है। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश शासन को भी ये महसूस हो गया है कि अन्याय और का विरोध करने के लिए औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यहाँ पर गुस्से को व्यक्त करने के लिए आदिवासी सक्षम है। ऐसा नहीं है आदिवासी केवल लाठी डंडों से लड़ने वाले हैं, इन पे कोई एडवांस हथियार नहीं है, नहीं, ये लोग भी विरोध जताने के लिए सक्षम हैं। तो ये 2 बातें अंग्रेजों को समझ में आ गई। यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। देखिए अब आपका 17वां प्रश्न है। ये आपका प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्नावली से लिया हुआ प्रश्न है। तो निम्नलिखित कथनों में यहाँ पर सही बताना है और गलत बताना है। गलत कौन सा है? पहला है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। देखिए पहला कथन गलत है। झूम काश्तकार जमीन की जुताई नहीं करते हैं, बल्कि कुदाल से ऊपरी सतह को खरोच देते थे और बीजों को कह सकते हैं बिखेर कर ये रोपते थे, यानी कि रोपते नहीं थे बल्कि एकदम ऊपर से छिड़क देते थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा है, व्यापारी संथालों से क्रमिकोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। देखिए वर्तमान में जो आपका झारखंड में हजारीबाग है, इसके आसपास संथाल जो है, संथाल जनजाति है, ये रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे। इनके क्रमिकोषों को इकट्ठा कर लेते थे और बाद में क्या होता था, क्रमिकोषों को वर्धमान या गया के बाजारों में भेज दिया जाता था, जहाँ पर उनको 5 गुना ज़्यादा कीमत मिलती थी। तो यहाँ पर ऐसे करके आप देखेंगे, यहाँ पर जो व्यापारी थे या बिचौलिए थे उनको तो जमकर मुनाफा होता था, जबकि आदिवासियों को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो यहाँ बी वाला कथन आपका सही है। सी कथन है, बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। तो ये सी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। बिरसा ने बिल्कुल यहाँ पर आह्वान किया इस तरह का। अगला है, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। देखिए सरासर गलत है। अंग्रेज जो है आदिवासियों को उनकी जीवन पद्धति नहीं जीने दे रहे थे। उनका मानना ये था कि ये जो है बिल्कुल सभ्य तरीके से, यानी हमारे बनाए हुए मानक रीति रिवाज हैं उनका पालन करें, अपने जो उनके रीति रिवाज चले आ रहे थे उनको छोड़ दें, उनको त्याग दें और हमारे द्वारा जो समाज बनाया जा रहा है उस समाज में ये योगदान दें। तो ये इनकी जीवन पद्धति को बचाना नहीं चाहते थे, बल्कि ये अपनी जीवन पद्धति उन पर थोपना चाहते थे। तो यहाँ पर आपका ए और डी कथन गलत है, केवल बी सी कथन आपका सही है।
तो ये था आपका, देखिए ये वाला जो है ना, ये मैप मैंने आपको जानबूझ के डाला है ताकि आप लोग जो है ये मैप देख सकें कौन सा कहाँ पड़ती है। देखिए ये आप ऊपर देख पा रहे हैं, हिमाचल वाला जो रीजन है, उत्तराखंड वाला जो रीजन है, ये आप देख पा रहे हैं कौन कौन सी जनजाति है। गड्डी व वन गुज्जर जो है आप देखेंगे हिमाचल जम्मू कश्मीर लगी हुई जनजाति है। ये भोटिया जो है आपको खास करके उत्तराखंड वाले राज्य में देखने को मिलेगी। सहारिया भील आपको जो है ये आपके राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी। वान गुज्जर राठवा गुजरात में। इसके अलावा बैगास है, बंजारा है, गोंड, ये आपकी एमपी वाले रीजन में देखने को मिलेंगी। बंजारा खास करके मोस्टली आपका जो देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आंध्रा वाला रीजन है, आंध्र और तेलंगाना, इसमें अलग अलग नहीं दिखाया गया है, एक ही में मिलाकर दिखाया गया है। तो यहाँ पर कोया, बंजारा, गोंड ये भी देखने को मिलेंगी। केरल में आपको माला, इरुलर जनजातियाँ ये देखने को मिलेंगी। वहीं आपकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपकी बैगास, मारिया, गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। ऊपर बात कर लेते हैं आपकी झारखंड की, तो झारखंड में संताल, मुंडा, उरांव देखने को मिलेगा। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे परांजा, बोंडा, कंडा, कोया, सओरा, खोंड जनजाति देखने को मिलेंगी। ऊपर आप देखेंगे हुजंग जनजाति है। इधर खासी यानी गारो खासी जयंती या जनजाति आप जानती है, नागालैंड में नागा जनजाति है। देखिए ऊपर आपको जो है यहाँ पर अपाट निशी जो जनजाति है अरुणाचल में देखने को मिल जाएगी, और नीचे आपको त्रिपुरा और मिजोरम वाले रीजन में रियांग जनजाति देखने को मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आपको जो आपकी किताब में दिया हुआ मैप था वो यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए सबसे बड़ी आप लोगों की कमी मुझे ये देखने को मिल रही है, आप लोग डेली नए नए कंटेंट की डिमांड करते हैं, लेकिन जो आपके लिए कंटेंट लाया जा रहा है, जो नया कंटेंट अपडेट करके हम लोग दे रहे हैं आपको, और आप यकीन मानिए इतना डेप्थ में वीडियो कोई नहीं बनाने वाला है। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, एक चैप्टर से मुश्किल से किसी ने 5 से 6 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। यहाँ तो मैं फिर भी आपको 17-18 प्रश्न, कहीं कहीं पर तो आपको 40-45 प्रश्न दे रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी इतना डेप्थ में कोई दिमाग नहीं मारता है, सब ऊपर ऊपर से कंटेंट उठाते हैं, जल्दी जल्दी में आपको कंटेंट दे देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको डीपली पढ़ाकर वीडियो दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उसको पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी एक दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन नए कंटेंट से ज़्यादा जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए। नया नया कंटेंट करते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, नया कंटेंट भी आप पढ़ेंगे थोड़े दिन तक याद रहेगा, आप भूल जाएंगे। तो बेटर ये है कि रिवीजन को भी अपने जो है हैबिट में लाएं, ताकि आप रिवीजन करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और आपके लिए परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।